मैं शैलेश कुमार, अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल इलामी, सेट 2 परख मैथ का 46 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुका हूं। अब सेक्शन डी, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, 47 से 52 नंबर तक का प्रश्न आएगा। ये प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, उसको हम लोग हल करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है इसका 47वां नंबर सेक्शन डी का, वो द्विघात समीकरण से है। तो द्विघात समीकरण बोल रहा है कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है। इसका विविधकर ज्ञात करना है, मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है, और मूल का अगर अस्तित्व है तो उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है, ये इसको हम लोग तुलना करेंगे। जो हमारे हम लोग जो पढ़ते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसके साथ हम लोग तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमको क्या मिल रहा है? a के जगह 4 मिल रहा है, तो यहां लिख देंगे हम लोग a बराबर 4। b के जगह यहां प्लस है और यहां पर माइनस है, तो b बराबर साइन के साथ लिखेंगे हम लोग। यहां प्लस है, यहां माइनस है, यानी b का वैल्यू कितना है? -4। और c का मान कितना है? c का मान 3 है। a का मान पता चल गया, b का मान पता हो गया और c का मान पता हो गया। अब विविधकर को अंग्रेजी में सिंबल है d। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। वैल्यू रख देंगे हम लोग। b का मान है -4, -4 का स्क्वायर -4 गुना 4 गुना c का मान हो गया 3। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ -4√3, यहाँ √3 छूट गया था, तो ये 4√3। तो यहाँ हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 गुना √3 गुना √3 3 माइनस चौके 16 या 48, यानी 48 माइनस 48 यानी 0। d बराबर हो गया 0, यानी विविधकर का मान 0 हो गया। यानी मूल वास्तविक तथा समान होगा, ये उसकी प्रकृति हो गई। अब अगर वास्तविक और मूल जो है इसका वास्तविक और समान होगा, इसका मतलब इसका तो 2 मूल मिलेगा, इसका 2 मान मिलेगा, क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण है। यानी दो जो वैल्यू मिलेगा वो हमको समान मान मिलेगा। तो मूल इसका हो जाएगा x बराबर, सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a। वैल्यू रख देंगे हम लोग। b का मान था -4√3 प्लस माइनस √d का मान आ गया है 0/2 गुना 4, यानी हो गया माइनस और माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0/8, यानी 4√3/8, यानी 4 दूना 8 √3/2, यानी x के 2 मान होंगे। x बराबर √3/2 फिर √3/2, यही आंसर होगी।
तो ये हमारा 2 मान हो गया x का। देखिए दोनों मान बिल्कुल समान आ गया, और यहाँ हमने कहा था ये समान मान आएगा। अब 48 नंबर सवाल। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब भवन भी है और मीनार भी है। ये मान लिया हमने, ये भवन है और ये मीनार है। ए बी भवन हो गया और सी डी मीनार हो गया। माना भवन बराबर ए बी, मीनार बराबर सी डी। अब बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का पाद बिंदु हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर। मीनार सी डी बराबर 50 मीटर, ये 50 मीटर। और भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h, मान लिया ये h ऊंचाई है। तब हमारे पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए बी डी से। अब ये है दोनों के बीच का दूरी है। मान लेते हैं कि अभी हमारे पास दोनों के बीच का दूरी है बी डी। तो tan 30 डिग्री बराबर P बाई बी, तो ये हो गया H बाय बी डी। tan 30 डिग्री 1/√3 बराबर H बटा बी डी। समीकरण नंबर 1 कर दिया हमने। पुनः त्रिभुज सी बी डी से, सी बी डी से क्या देख रहे हैं? इसमें भी हम ले लिए tan 60 डिग्री बराबर, ये भी P बाई बी, तो P हो गया 50 बटा बी डी। tan 60 हो गया √3 बराबर 50 बटा बी डी। बी डी बराबर, ये यहां जाएगा, ये यहां चला आएगा, 50 बटा √3। समीकरण नंबर 2। हमको चाहिए था ऊंचाई, तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 2 से बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अतः 1/√3 बराबर H बाई ए बी डी 50 बटा √3। यानी √3H बराबर 50 बटा √3। अतः H बराबर 50 बटा ये √3 गुना ये √3 फिर यहाँ चलाया, √3 हो गया 50 बटा 3, भाग दे देंगे 16.2 बटा 3 मीटर।
यानी एच क्या है, ऊंचाई है, ए बी बराबर भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। बोल रहा है कि सिद्ध करें कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, इसलिए त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो मान लेते हैं दो त्रिभुज है, एक ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने पी क्यू आर, यह त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में एंगल ए जो है वो ये हो गया डी ई एफ। तो इसमें एंगल ए जो है ये वाला एंगल डी के बराबर, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर, जो कि ये दिया है कि संगत कोण बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, डीपी ए बी के बराबर लेके ये जो लेंथ है ए बी इतना ले करके हम इस पर कट कर दिए, तो ये हो गया P, और AC इतना लेकर के इतना इस पर कट कर दिया, मान लिया Q, इससे इसको हमने मिला दिया। तो DP बराबर AB और DQ बराबर AC काटा तथा P से Q को मिलाया। तो इस स्थिति में त्रिभुज ABC सर्वांग हो गया त्रिभुज DPQ, और CPCT से एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर तथा एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर हो गया। अतः एंगल, यहां देख रहे हैं एंगल B एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल A के बराबर है, तो एंगल P बराबर एंगल P बराबर एंगल E, ये एक हमको मिल गया। पुनः PQ जो है वो पैरेलल है EF के, समानांतर है। अतः DP बाई PE बराबर DQ बाय QF। इस स्थिति में AB बाई DE बराबर AC बाय DF, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। और फिर AB बाय DE BC बाय EF, इस समीकरण नंबर 2 हो गया। अर्थात समीकरण 1 और 2 से AB बाय DE
BC बाई EF बराबर AC बाई DF। प्रूव हो गया। पचास नंबर क्वेश्चन। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। बोल रहा है एक ठोस रचना है, वो अर्धगोले पर खड़ा है, एक शंकु के आकार का है। कहने का मतलब एक ठोस अर्धगोला हो गया ये, और एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का। मान लेते हैं कि ये शंकु हो गया। यहां से यहां तक त्रिज्या हो गया इसका R, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई इसी त्रिज्या के बराबर है, मतलब शंकु की जो ऊंचाई है ABCD, ये जो ऊंचाई है H बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इस ठोस का आयतन, ये मिल करके एक ठोस आवरण बना रहा है, इसी का आयतन मांग रहा है। तो ठोस का आयतन अब ये जो ठोस बना है ये दो चीजों से मिलके बना है, एक अर्धगोला का आयतन और प्लस शंकु से मिलके बना है, तो शंकु का आयतन। और अर्धगोला का जो आयतन होता है उसका सूत्र हमको पता है 2/3 पाई R क्यूब, और प्लस ये जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई R स्क्वायर H। हमको दिया गया है कि R बराबर है 1 सेंटीमीटर और H भी है 1 सेंटीमीटर। तो यहां से ये π/3 है, यहां पर भी π/3 है, कॉमन ले लें, π/3 यहाँ बच गया 2R क्यूब प्लस R स्क्वायर H बराबर π/3 2। R का मान है 1, तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा π/3 2 गुना 1 और प्लस 1 गुना 1, यानी π/3 2 प्लस 1 यानी π/3 गुना 3, 3 कट गया बराबर पाई। पाई के रूप में ही उत्तर बोल रहा था कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो पाई हो गया। और आयतन निकालना है तो आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर। अब 51 नंबर सवाल, बहुलक ज्ञात करना है। आंकड़ा दिया हुआ है CI वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बारंबारता 6, 1 2 3 4 5 6। 5 से 15, 6, 15 से 25, 11, 25 से 35, 23,
45 से 55, 14 और 55 से 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, यहाँ 35 से 45। ये है 35 से 45। पैंतीस से 45, 45 से 55 और 55 से 65। 6, 11, ये 21, 23, 14 और 5। हमको निकालना है बहुलक। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, हमको पता है कि वो बहुलक वाला रेंज। तो पहले हम लोग बहुलक वर्ग जो होगा वो देखेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज्यादा है, यानी ये वाला जो मेरा वर्ग है बहुलक वर्ग, ये हो गया आपका 35 से 45। और इसमें से जो ये 35 है वो हो गया L, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया H। तो डिफरेंस हो गया 10। अब ये वाला जो 23 है वो हमारा हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F0। तो बहुलक का सूत्र है हमारे पास, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबका मान रख दें हम लोग। H का मान पता है हमको 10 है। L का मान पता है कि ये 35 है। 35 प्लस F1 हो गया 23 माइनस F0 हो गया 21 बटा 2 गुना F1 हो गया 23 माइनस 21 माइनस 14 गुना H है 10, यानी ये हो गया 35 प्लस 23 से 21 चला गया 2 बटा 46 माइनस 4 और 1 5, 35 गुना 10, यानी ये हो गया 35 प्लस 10 गुना 20 बटा 46, ये हो गया 11। 35 प्लस ये हो जाएगा आपका 11 एकम 11, 9, 11 8 88, 2 1 जोड़ेंगे तो 36.81, ये मेरा बहुलक निकल गया आंसर। अगला सवाल है 52 नंबर। इसमें हमको माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक मतलब माध्यिका ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल यहाँ दिया हुआ है, वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल, और बारंबारता दिया हुआ है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, F से इंडिकेट करते हैं। तो ये 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125,
125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। हम यहाँ सबसे पहले सिग्मा एफ कर लें या एन कर लें, दोनों एक ही है। हो गया 5, 4, 9, 22, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 10, 22, 22, 42, 4, 46, 10, 56, 4, 60, 68। अब इसके लिए जब भी हमको माध्यिका ज्ञात करना होता है तो हमको संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो संचयी बारंबारता इसको कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। अब ये कैसे निकालेंगे, यहां देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। शुरुआत 4 से करेंगे। अब इसमें ये जोड़ते जाएंगे, 4 और 5 जोड़ा 9, 9 में 13 जोड़ेंगे 22, 22 और 20 42, 42, 4, 46, 10, 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। अब यहाँ का जो 68 है वो यहाँ के 68 से मिल गया, इसलिए हम यहाँ दोनों को एरो से दर्शा दिए। अब लगे हाथ हम लोग क्या कर लेते हैं, n/2 निकाल लेते हैं। n/2 यानी 68/2। तो मेरा निकल गया 34। n/2 34 आया। अब हम CF वाला जो बारंबारता सारणी हम लोग बनाए हैं उसमें देखेंगे कि 34 किस में आ रहा है, CF किसका वैल्यू आ रहा है। तो यहां देख रहे हैं 34 42 वाला रेंज में आ रहा है। इसको आप घेर दीजिए इस तरह से। तो ये मेरा जो घेर दिए कैसे पता चला, तो ये 34 आया। इस CF वाला खाका में खोज रहे हैं 34 22 तक, 22 के बाद वाला हमने 42 वाला रेंज में हमारा ये आ गया। तो रेंज जो हुआ यहां पर, ये मेरा L हो गया, L हो गया 125, फ्रीक्वेंसी हो गया 20 और ये जो हो गया ये CF 22। अब माध्यिका का फॉर्मूला है हमारे पास। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। L मेरा आ गया 125, n/2 का मान आ गया 34, CF आ गया 22, F हो गया 20 और H मतलब ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो H बराबर हो गया 20। तो ये 20 और ये 20 कट गया, 125 और प्लस 12 यानी आ गया 137। ये मेरा आंसर हो।